हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। शुरू करते हैं। हम जुलाई 2016 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मोनोट्रिस्ट डिसएग्री विद द फिलिप्स कर्व एनालिसिस। यानी कि जो मुद्रावादी थे वो फिलिप्स कर्व का जो एनालिसिस थे उससे असहमत थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। यानी कि मुद्रावादी, इसमें जो मुद्रावादी है वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि लॉन्ग रन में जो भी ट्रेड ऑफ होता है वो क्या है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि लॉन्ग रन में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं पाया जाता। लेकिन जो फिलिप्स है ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो बेरोज़गारी एंड मुद्रा मजदूरी है उनमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। और इसका रीज़न ये क्या बताते हैं कि क्योंकि इनमें ट्रेड ऑफ पाया जाता है। ठीक है, और मुद्रावादी इससे सहमत नहीं थे। ये बताते हैं कि लॉन्ग रन में जो भी ट्रेड ऑफ है वो ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग रन में इस प्रकार का कोई भी ट्रेड ऑफ जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर नो यूनिक कोरस्पोंडेंस ऑफ परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट विद परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यानी कि परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ जो परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट है इसका कोई भी यूनिक कोरस्पोंडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि इसका रीज़न क्या बताया है, मुद्रावादी ये क्यों मानते थे, ये मानते थे कि जो प्रतिशत बेरोजगारी की दर है और जो मुद्रास्फीति की दर है इन दोनों में कोई भी जो यूनिक कोरस्पोंडेंस है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स कंसीडर द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। अब इसमें क्या है, जो ट्रांजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी है इसको प्रभावित करने के लिए ब्याज दर जो है इसको किसने रीजन माना है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स में से बताना है। बेसिकली जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है इसमें केन जो है वो इसको क्या है, इनकम का फलन मानता है। ठीक है, लेकिन जो बामोल है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बामोल जो है, बामोल की जो थ्योरी है, इसकी जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की जो थ्योरी है, बिक्री को अधिकतम करने वाली जो एक थ्योरी है इनकी, तो उसमें ये क्या बताते हैं कि जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी में जो बामोल है इसके रिगार्डिंग ये कहते हैं कि जो लेन देन संबंधी मांग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फलन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, ये ब्याज दर का फलन मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जे बामोल इसको क्या है, ब्याज दर का कारण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइजिंग एनपीएज ऑफ बैंक्स इन इंडिया। यानी बैंकों का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनमें वृद्धि का क्या कारण है, इनमें से बताना है हमें कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइजिंग एनपीएज आर ड्यू टू स्लो डाउन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि जो हमारा बढ़ता हुआ एनपीए है उससे क्या है, जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो उसका क्या है, स्लो डाउन। ठीक है, यानी शिथिल होने का एक रीज़न है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, जब बैंकों का क्या है, एनपीए बढ़ता है तो इससे क्या है, बैंकों के पास जो मनी है वो कम रहती है। ठीक है, बैंकों को लॉस होता है, वो लोन जो है वो कम दे पाते हैं और बैंक जो है वो अब उसमें लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव लोअर एनपीएज इन कंपेरिजन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक जो है उनका पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले जो एनपीए है वो कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है, इसका रीज़न भी है क्योंकि जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक जो है वो क्या है, किसी भी पर्सन को लोन देते हैं तो वो हाई रेट पे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें वही रेट पे लोन दिया जाता है जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट है, राइजिंग एनपीएज आर ड्यू टू ड्रॉट्स इन इंडिया। अब इसमें क्या बोलता है कि जो एनपीए है इसका बढ़ने का कारण क्या है, भारत में ड्रॉट्स, ड्यू टू ड्रॉट्स यानी सूखे की समस्या के कारण एनपीए बढ़ता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सूखे की समस्या के कारण एनपीए कैसे बढ़ सकता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द अदर थिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पज फॉर विच दीपक परक कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी जो दीपक पारेख कमेटी थी उसको किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये बताना है। तो उसका क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, यानी कि जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं उनका जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी स्टडी के लिए नहीं। नेक्स्ट है द सजेस्ट द मेजर ऑफ फाइनेंशिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए फाइनेंशिंग सहायता देना इसका मेन मोटिव था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको फाइनेंशियल सहायता देना या प्रदान करने वाले जो भी सजेशंस है उनका जो भी मेजर्स हैं उनका सुझाव देना इसका मेन काम था दीपक पारेख कमेटी का। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है सिक कंपनी इज डिफाइंड एज वन हुज accumulated losses in any financial year are equal to or more than 50% of its average net worth during previous 4 financial years। यानी कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए उसके जो लास्ट उसके जो प्रीवियस 4 ईयर हैं यानी कि पहले वाले जो 4 साल हैं उसमें जो भी उसको घाटा हुआ है वो उसकी 50% जो एवरेज नेट 50% के जो एवरेज नेटवर्थ है उसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई भी कंपनी जो है उसको डिफाइन करने के लिए उसका जो पिछले चार वर्षों का जो भी घाटा है वो क्या है 50% एवरेज नेट निवल फर्म्स के इक्वल या फिर उससे अधिक होना चाहिए। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट द गवर्नमेंट सेटअप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इन 1987। यानी जो गवर्नमेंट सेटअप है यानी जो भी औद्योगिक और फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी 1987 में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस करेक्टली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, यानी सबसे पहले कौन सा टैक्स लगा था, सबसे पहले लगा है हमारा कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। सबसे पहले कॉरपोरेशन टैक्स आता है, उसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगा था 1961 में और इससे पहले लग गया था कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। और उसके बाद आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी और लास्ट में आता है सर्विस टैक्स। ये कब लगा था 1994 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंस कमीशन हैज़ यूज्ड फॉरेस्ट कवर एज अ क्राइटेरियन फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। यानी जो ऐसा कौन सा फाइनेंस कमीशन था जिसने जो फॉरेस्ट कवर है उसको संसाधनों का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको एक कसौटी के रूप में माना था, ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 14th फाइनेंस कमीशन। 14 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने भारत में संसाधनों का क्या क्षैतिज आवंटन के लिए इसको एक कसौटी माना था फॉरेस्ट कवर को, ठीक है। और इसमें इन्होंने इसको 7.5% जो है वो वेटेज दी थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें इन्होंने जो जनांकीय परिवर्तन है हमारे डेमोग्राफिक चेंज जो है इनको भी इंक्लूड किया था और उसको 10% की इक्वल इन्होंने वेटेज दी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 14th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है अजेशन रीजन का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर टाइम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि जो पीकॉक वाइजमैन
हाइपोथेसिस है वो क्या बताती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, यानी इस तरह से जिग जैग शेप में इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीकॉक वाइजमैन यही बताते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या है, एक जिग जैग शेप की तरह बढ़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका रीज़न क्या बताया है, क्योंकि द हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट। बिल्कुल सही है, इसमें ये तीनों इफेक्ट जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ये तीनों प्रकार के इफेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमने कौन सा किया, अभी 2018 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और उसमें हमने डिटेल में इसको कवर किया है, इसको अलग अलग बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन सा होता है, कंसनट्रेशन कौन सा होता है, इंस्पेक्शन कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द स्टडीज ऑफ पॉवर्टी वर मेड बाय, यानी कि इनमें से जो इंडियन कॉन्सेप्ट है, भारत के संदर्भ में जो गरीबी का अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दांडेकर एंड रथ ने, मतलब इन्होंने भी किया था, पी.के. वर्धन ने किया था, बी.एस. मिन्हास ने भी किया था, ठीक है। आई.जे. आलूवालिया ने भी इसमें कुछ अपना जो स्टडी है वो किया था, लेकिन यूजीसी ने इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी माना है, यानी कि इन तीनों को ही इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन, यानी ऑप्टिमल टैक्सेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जो सिद्धांत है ये किससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जी मैंक्यू का ये जो है थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रीच एन इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट लेवल द साइज ऑफ एन एक्साइज टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ फर्म जनरेटिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज शुड बी, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो है उसको उत्पन्न करने के लिए कोई भी फर्म जो है उस पर लगाया जाने वाला टैक्स है, उस टैक्स का आकार क्या होना चाहिए वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिफरेंस बिटवीन द सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड द फर्म मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि कोई भी फर्म जो है उसकी सोशल मार्जिनल कॉस्ट यानी एसएमसी एंड जो फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है, फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट होगी उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, जो अंतर आएगा उस अंतर के बराबर जो है वो टैक्स इम्पोज करना चाहिए, ठीक है। उस अंतर के बराबर जो है वो टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है इसको जनरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर कन्वर्जेंस एग्जिबिटेड बाय द सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल जो है इसमें क्या बताया है कि जो सोलो ग्रोथ मॉडल है इसमें जो कन्वर्जेंस है उसके आने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिक्लाइनिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो ये एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैपिटल लेबर रेशियो लिया है, ठीक है, जिसको हमने आर से डिनोट किया है, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिया है, डी आर अपॉन में डी टी, यानी ये क्या बता रहा है, ये टाइम के अकॉर्डिंग कैपिटल लेबर रेशियो बता रहा है ये, ठीक है। और ये मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा है श्रम शक्ति वृद्धि दर है ये, ठीक है। इसको हम एन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारी है कैपिटल लेबर रेशियो इस तरह से, ठीक है। इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ई बिंदु है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो किस पे है, ई बिंदु पे है, ठीक है। अब अगर क्या है, अब इसमें बोला गया है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्वर्जेंस आता है तो वो किस कारण आता है, डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। यानी जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है उसमें कमी होने के कारण ये डाइवर्जेंस आता है या कन्वर्जेंस आता है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाइवर्जेंस आता है, कन्वर्जेंस आता है, तो ये क्या है, अपने आप ठीक हो जाता है। किस कारण से ठीक हो जाता है, इसमें जो के अपॉन में जो एल रेशियो है, ठीक है, ये जो रेशियो है इसको क्या है वापस संतुलन में ले आते हैं, और इसको जो ये ई बिंदु है इसको क्या है, स्थायी संतुलन माना गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स वाज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस लेबर। इसमें बताना है कि इसमें से कौन से अर्थशास्त्री हैं जो सरप्लस लेबर से संबंधित नहीं थे। ठीक है, सरप्लस लेबर जो है उससे संबंधित नहीं था। ठीक है, तो लुइस जो है, लुइस का तो थ्योरी का नाम ही ये अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, यानी ये अनलिमिटेड सप्लाई लेबर की बात करता है। रेने फाइस भी इसी की बात करता है, नर्क से भी बात करता है, लेकिन जो जेस मिल है वो ऐसी बात नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जेस मिल जो है वो श्रम की जो अधिशेष की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। एक साइड हमें फंक्शंस दिए गए हैं और दूसरी साइड इन फंक्शंस के नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एग्रीगेट डिमांड। तो डिमांड जो है वो किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की इक्वल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमारा किसके बराबर होता है, ऑटोनोमस प्लस बी वाई। बी क्या बताता है यहाँ पे, एमपीसी बताता है। ठीक है, और वाई क्या है, इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन हो जाएगा थर्ड। एंड नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये इसका हो जाएगा फोर्थ। एंड सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन में एक इसमें सिंपली ये फॉर्मूला होता है कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि कंजम्पशन हमारी इनकम जो है, इनकम अगर हमारी जीरो हो जाती है तो भी हमारा जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या है, ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जो सेविंग फंक्शन है वो क्या है, वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है। वैसे ऑलवेज ये क्या है, इसमें जो साइन है वो नेगेटिव लगा ही होता है। तो इसका हम सिंपली देख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस ए, यानी ऑटोनोमस इंटरसेप्ट। इसको ए जो है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट प्लस बी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा सेविंग फंक्शन। अब अगर इसमें एक कॉमन बात भी है, इसका राइट आंसर तो देख लेते हैं पहले। 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात है, जैसे मान लो कि जो हमें सी फंक्शन दिया हुआ है 20 माइनस 0.7 वाई। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन। अगर हमें बोला जाए कि इसको हमें सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो सेविंग फंक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा 20, लेकिन जो एम पी सी जो है ये क्या है, इसमें चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, -0.1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7। ठीक है, तो 1 माइनस 0.7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेविंग फंक्शन। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें क्या है, देखो, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया जाएगा और नीचे हमें सेविंग फंक्शन पूछेंगे कि इसका जो सेविंग फंक्शन है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन में हमें ये माइनस का दे देंगे। ठीक है, एक बार प्लस का दे देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू एक बार सेम दे देंगे, एक बार चेंज कर देंगे, एक बार कुछ और दे देंगे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दे के इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, यानी 21st कैपिटल इन द 21st सेंचुरी जो है वो बुक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉमस पिकेटी ने। ठीक है, थॉमस पिकेटी ने ये बुक लिखी थी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, आपका ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।